एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, उसमें खाली इतना एक्चुअली एक चीज याद रखो खाली, उसमें प्योर रेजिस्टेंस था, उसमें मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। तो उसमें ये एक चीज था ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ, और दूसरा था करंट। दोनों सेम फेज में थे क्या? इज इट ई एंड आई बोथ वर इन सेम फेज? Yes, sir. हाँ, बोथ आर इन सेम फेज, ये चीज ध्यान में रखो। अब इसमें मैंने जो ई लिखा है ना, ई क्या था अगर आप थोड़ा ध्यान से याद करो, ई क्या था? ई इज अप्लाइड ईएमएफ, जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया वो है। ये जो सर्किट्स है ना जिसमें मैंने प्योर रेजिस्टेंस लगाया था, मतलब खाली रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे और सर्किट्स हम लोग आगे लेंगे जिसमें सिर्फ एक ही चीज लगी होगी। जैसे यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस है, आगे कुछ ऐसा और भी होगा। तो जब एक ही चीज लगी होती है ना सर्किट में, लेट्स से खाली रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ऐसे सर्किट्स में क्या होता है, जो अप्लाइड ईएमएफ है, दिस इज अप्लाइड ईएमएफ, उतना ही वोल्टेज भी होता है अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस या अप्लाइड ईएमएफ, दोनों इक्वली होते हैं। सिंपल बात है ये, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ पहले, ठीक है? यही सर्किट था, देखो। तो एक बात बताओ, ये अप्लाइड ईएमएफ है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज रहेगा, क्या लगता है ये दोनों चीजें जो है, ये सोर्स और ये रेजिस्टेंस, आर दे इन पैरेलल ना? ये दोनों के ऊपर वोल्टेज सेम ही रहेगा। तो जो अप्लाइड ईएमएफ है वही पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, जितना ये है उतना ही ये रहेगा। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और ये जो करंट है ना थ्रू द रेजिस्टेंस, बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है? अप्लाइड ईएमएफ और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दोनों सेम ही होंगे, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। टुडे आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट। एसी सर्किट containing AC circuit containing pure capacitor। AC circuit containing pure capacitor। अभी प्योर कैपेसिटर क्या होता है? प्योर कैपेसिटर मतलब सिंपली अ कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर और कुछ नहीं साथ में, ठीक है? तो एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, दिस इज अ हेडिंग ऑफ द न्यू टॉपिक। जो अगला टॉपिक है उसका हेडिंग है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं, चलो। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपेसिटर का आपका नॉलेज है, यू हैव सम नॉलेज अबाउट कैपेसिटर। इज इट याद है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स लाइक दिस। ये सिंबल होता है ना कैपेसिटर का, ठीक है? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक एसी सोर्स लगाएंगे बिटवीन दीज टू पॉइंट, वी विल प्रोवाइड द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो जो ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये वाले दो पॉइंट, इनके बीच में जो ईएमएफ है, द ईएमएफ दैट यू गेट बिटवीन दीज टू पॉइंट, दैट ईएमएफ इज ई, व्हिच इज ई नॉट टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। इतना ईएमएफ है। जैसे अभी अप्लाई करोगे ना, डेफिनेटली करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ईएमएफ। अब ध्यान से देखो होता क्या है, मैं समझा देता हूं। जैसे अभी कनेक्ट करोगे ना, जैसे अभी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव का काम करेगा और एक टर्मिनल नेगेटिव का काम करेगा फॉर द टाइम बीइंग। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दिख रहा है। सो होगा क्या पता है, ये जो दोनों प्लेट्स है ना, ये दोनों प्लेट्स इनिशियली अनचार्ज्ड है। दिस प्लेट्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड, चार्ज नहीं है ये दोनों प्लेट्स, राइट? तो ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है ना, लेफ्ट वाली प्लेट अनचार्ज है, लेकिन ये दोनों प्लेट्स जो है ना वो मेटल की बनी हुई है। तो मेटल प्लेट्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो रियलिटी में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है ना, लेफ्ट वाली प्लेट से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसे लेफ्ट वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, and these electron will be attracted towards the positive terminal of this AC source, ऐसे, है ना? तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये लेफ्ट वाली प्लेट से, from the left plate of this capacitor, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे and they will reach here, फिर वो ये सोर्स में से पास होंगे,
जैसे बैटरी में से पास होते हैं वैसे, ठीक है। ये जो सोर्स है उनको एनर्जी देगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके अल्टीमेटली इस प्लेट पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। कौन सी वाली प्लेट पे डिपॉजिट होंगे? राइट साइड वाली प्लेट पे। तो उससे क्या होगा पता है, जो राइट साइड वाली प्लेट है ना, उस पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होंगे, तो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज प्लेट। और लेफ्ट वाली प्लेट ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, द लेफ्ट प्लेट हैज गिवन द इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। ऐसा डीसी बैटरी के साथ भी होता है, जब आप डीसी कनेक्ट करते हो तो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ होता है। एसी में भी वही हो रहा है, लेकिन एसी में थोड़ा चेंज होगा। ये जो प्रोसीजर मैंने बताया वो तो डीसी में भी होता है, डीसी बैटरी में भी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, दे पास थ्रू द बैटरी एंड दे कम्स हियर। तो डू यू फील कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना इससे? कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड। Q इज अ चार्ज ऑन कैपेसिटर। हाँ, आगे बता देता हूँ क्या होता है, थोड़ा याद करके बताओ। ये जो प्लस माइनस मैंने लिखा है ये वाला, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं सर, नहीं ये सर। अल्टरनेट है ना, तो कुछ इट देर बाद चेंजेस ऑल्टरनेटली। हाँ, इट विल चेंज अल्टरनेटली। देखो यहाँ पे, देखो अगर ये लेफ्ट वाला साइड पॉजिटिव है, ये देखो ये पॉजिटिव है, तो ये प्लेट भी पॉजिटिव हो गई। ये नेगेटिव है तो प्लेट भी नेगेटिव हो गई। कुछ देर बाद ये उल्टा हो जाएगा। जैसे ही उल्टा हो गया ना, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग चालू करेगा, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगी। इमेजिन अगर ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देखो रिवर्स हो गया। तो ना यहाँ पे देखो, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना, these negative charges on the plate will be attracted by this positive terminal। तो अभी नेगेटिव चार्जेस निकलना शुरू करेंगे फिर से यहाँ से ऐसे। तो अभी कैपेसिटर और चार्ज नहीं होगा, क्या होना चालू करेगा? डिस्चार्ज। तो होता क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में खाली बता देता हूँ। जैसे जैसे ये ईएमएफ अल्टरनेट करती है ना, ईएमएफ कीप्स ऑन चेंजिंग, तो क्या होता है, कैपेसिटर भी चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है, दोनों चलते रहते हैं। चार्जिंग के टाइम पे, लेट्स से जब ये चार्जिंग चल रहा था, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन था। तो इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट वी विल टेक करंट। तो करंट ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो करंट ऐसा। ये कब है? ड्यूरिंग चार्जिंग, जब स्टार्टिंग में मैंने चार्जिंग किया था। डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा? डिस्चार्जिंग में मैंने बोला कि ये जो नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो करंट ऐसा होगा। फिर तो करंट ऐसा फ्लो हुआ, अब वो ऐसा फ्लो हुआ। तो करंट भी बार बार बदलता रहता है। मतलब एकदम थोड़ा शॉर्ट में खाली ये याद रखो कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, उससे क्या होता है, चार्ज ऑन दिस प्लेट्स आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग होता है, फिर चार्जिंग होता है, फिर डिस्चार्जिंग होता है, और करंट भी अल्टरनेटिंग होता है। तीन चीजें जो है ना, तीन चीजें यहाँ पे बदलती रहती है। एक है ईएमएफ, दूसरा आप करंट भी मान सकते हो, चेंज होता रहता है। तीसरा जो है ना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज आल्सो अल्टरनेटिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, हमें बस ये करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड कि करंट कितना है। सर मतलब रिवर्स फ्लो ऑफ करंट डिस्चार्ज होता है ना? हाँ, जब डिस्चार्जिंग होते हैं तब करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो। रिवर्स फ्लो होता है, ओके। सर इधर इलेक्ट्रॉन का भी जो डायरेक्शन है वो भी अल्टरनेटली चेंज होएगा ना? ओके इलेक्ट्रॉन सर। कभी क्लॉकवाइज जाएंगे, कभी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसा। यस सर। ये चलता रहता है, मतलब इन दोनों। अब इसमें देखो, एक खास बात जो है मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखो। किसी भी टाइम पे, लेट्स से एट एनी टाइम, मैंने इस कैपेसिटर को देखा एट एनी टाइम, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना, V। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना एट एनी टाइम बिटवीन दीज टू प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस हियर, इट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ एट दैट टाइम। जितना ईएमएफ है उतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्योंकि ये देखो, ये पैरेलल में है, कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद दिस वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स, ये जो ईएमएफ का सोर्स है और ये जो कैपेसिटर है, दोनों पैरेलल में है, वोल्टेज सेम रहेगा। तो एट एनी टाइम अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना ईएमएफ अप्लाइड है एट दैट टाइम। ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा मेसी हो गया है, पूरा खराब हो गया है, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोग बाद में बना लेना, चलो चाहिए तो या तो अभी बना लो मेरे साथ।
हाँ, अभी किसी एक स्टूडेंट ने फिर से वो पूछा कि सर ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे आप बोल रहे हो कि ईएमएफ के इक्वल होगा। दो तीन तरीके हैं इसको समझाने के। पहला तरीका ये है कि ये देखो, दो तीन तरीके हैं, एक तरीका मैं पहले बता देता हूँ। ये दो पॉइंट्स देखो, इज इट ये दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कैपेसिटर ना। कैपेसिटर इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है ना ऑलमोस्ट। अच्छा, इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है क्या? वोल्टेज सोर्स मैं इसको बोल रहा हूँ, ये सोर्स है। यस सर। हाँ, ये जो सोर्स है वो भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड है, और जो कैपेसिटर है वो भी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। मतलब कैपेसिटर और वोल्टेज सोर्स जो है, कैपेसिटर और जो बैटरी है, दोनों की एंड पॉइंट सेम है। मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में ऐसे ही होता है कि अगर दोनों एंड पॉइंट्स, दो चीजों की एंड पॉइंट सेम है तो पैरेलल में होती है। तो ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है ना दोनों के ऊपर। एक तो वो तरीका है। दूसरा, अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो नहीं समझा मेरे को, दूसरा तरीका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल लगाओ। केवीएल, सपोज आप इस पॉइंट से चालू करो, केवीएल लगाओ, आ जाएगा उससे भी। केवीएल भी मैं अभी करके दिखा देता हूँ वो भी चीज, ठीक है? आप पहले डायग्राम फिनिश कर दो, मैं केवीएल से भी आपको करके दिखा देता हूँ वो चीज, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे एक डाउट है। सर यहाँ पे जब जनरली हम लोग डीसी बैटरी कनेक्ट करते हैं सर, तो जो साइड पॉजिटिव रहता है सर उसके ऊपर वाला वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, और जो साइड नेगेटिव रहता है इस साइड नेगेटिव हो जाता है सर। हाँ सर यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर वहाँ पे पॉजिटिव हो गया सर, ऐसा क्यों सर? ये बात नहीं है भाई, मैंने क्या बोला, जब ये अल्टरनेट होगा ना, पहले पहले देखो सुनो, पहले जब बैटरी का जो ये लेफ्ट साइड है पॉजिटिव था, तो प्लेट भी लेफ्ट साइड वाली पॉजिटिव थी। बैटरी का पहले स्टार्टिंग में ये था, लेफ्ट मैंने पॉजिटिव लिया था तो लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई थी स्टार्टिंग में। बाद में जब ये अल्टरनेट हो जाता है ना, जैसे ये चेंज हुआ, पहले ये चेंज होगा, ये जैसे ये चेंज होता है कैपेसिटर भी डिस्चार्जिंग चालू कर देता है। मतलब ये चार्जेस इसमें से रिमूव होना चालू हो जाते हैं। ओके सर, मतलब यहाँ पे अगर इस पहले आपने लेफ्ट साइड पॉजिटिव रखा था तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। जो है चार्जिंग, हाँ ऐसा होगा। इनिशियली जब ये कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज है, कैपेसिटर पे कुछ भी नहीं है, तो यही होगा कि अगर बैटरी का जो लेफ्ट साइड है पॉजिटिव है तो ऊपर भी पॉजिटिव ही आएगा कैपेसिटर पे। बैटरी का लेफ्ट साइड नेगेटिव है तो ऊपर भी नेगेटिव आएगा कैपेसिटर पे। लेकिन जब ये चेंज होना शुरू करता है तो फिर जो कैपेसिटर पे वो भी निकलना शुरू कर देता है। सर चार्ज तो पहले भी निकलता है ना सर? चार्ज जो कैपेसिटर पे डिपॉजिट है वो निकलना शुरू हो जाता है, जो डिपॉजिटेड है वो निकलता है, वो बोल रहा हूँ। अच्छा वो, ओके सर। डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, सो एक काम करो स्टूडेंट, डायग्राम आई होप आपका हो गया। ये माइनस प्लस लिखना नहीं होता है, बट ऐसे अज्यूम करो कि एक माइनस टर्मिनल एक प्लस है। चलो, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसमें केवीएल लगा के भी बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है? एक बात जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लगा रहा हूँ, असली में मुझे नहीं लगाना है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो, बाय केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो, सब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इधर से ऐसे गए, देखो केवीएल लगा रहा हूँ, माइनस से प्लस में गया मैं, सपोज प्लस ई ले लेंगे, प्लस ईएमएफ लेंगे, ठीक है? फिर ऐसे गया, इधर मैं प्लस से माइनस में जा रहा हूँ, सपोज प्लस से माइनस, तो क्या लो, वोल्टेज माइनस में लूं प्लस में लूं? इधर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ में जो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वही लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है ई, ले लिया मैंने। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस वी, वोल्टेज अक्रॉस। ऐसे हो गया, दोनों चीजें खत्म हो गई, फिर से मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया, इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर शिफ्ट करो, क्या आएगा? ई इक्वल टू वीसी नहीं आ रहा है? मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज सेम एज ईएमएफ, वही तो बोला मैंने। जितना ये ईएमएफ है उतना ही वोल्टेज अक्रॉस दिस रहेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे प्रूव हो रहा है, क्लियर? चलो, सो आई होप डायग्राम सबने बना लिया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। करना क्या पता है डेरिवेशन में? मुझे करंट को फाइंड करना है कि करंट एट एनी टाइम कितना होगा, ठीक है? देखो कैसे करना है। स्टार्ट विद अ कैपेसिटर। टेल मी, कैपेसिटर के लिए मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ एट एनी टाइम? याद है कुछ? Yes, sir.
Yes, sir. एनीबडी ये V क्या है इसमें? What is V? What is this V basically? Voltage applied across the. Is it voltage across the capacitor? मतलब potential difference across capacitor? Yes, sir. बट मैंने अभी अभी प्रूफ किया था कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है ना वो इक्वल टू द ईएमएफ होता है एट दैट टाइम. V की जगह E भी लिख सकते हैं फिर तो. Q इक्वल टू CE. E का जो वैल्यू है E एट एनी टाइम, ये है, ये जो E है ना, इट्स अ E एट एनी टाइम. Q इज अ चार्ज एट दैट टाइम. E को मैं ऐसे लिखूंगा E नॉट साइन ओमेगा टी. इसमें एक बात और, E का जो E जो है वो EMF है. E का फेस क्या है? फेस आप लोग आवाज नहीं आ रहा है किसी को, मतलब ओमेगा टी. फेस जो है ना, Omega T, sir. ओमेगा टी को फेस बोलते हैं. रिमेंबर प्लीज, फेस मतलब ये ओमेगा टी को बोलते हैं. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है पूरा डेरिवेशन. अब देखो आगे बढ़ता हूं मैं. सी, इसका आप डेरिवेटिव ले लो ऐसे, डी क्यू बाई डी टी. राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव होगा. सी का डेरिवेटिव नहीं होगा, ई नॉट का भी नहीं होता है. डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी का होगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विल बी दिस. बराबर. एक बार साइन का डेरिवेटिव हो गया तो फिर अंदर जो ये ओमेगा टी है ना, एंगल, उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है ना. तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव लोगे तो ओमेगा आएगा, याद है? इधर Yes. आएगा वो. डेरिवेटिव में इधर आता है, इंटीग्रेशन होगा तो फिर नीचे आता है वो डिनोमिनेटर में. ये हो गया. अब dq by dt पता है क्या है? dq by dt इज अ करंट एट एनी टाइम. देखो सपोज q इज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ठीक है, अगर मैं अज्यूम करूं कि ये जो q इज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, अगर अज्यूम करूं उसके बाद कि dq चार्ज हैज बीन एडेड टू द कैपेसिटर, dq चार्ज ऐड हुआ है इन द टाइम ऑफ dt सेकंड्स. ये मतलब वही है dq by dt का मतलब, कि dq चार्ज इसमें ऐड हुआ इन द टाइम ऑफ dt सेकंड्स. मतलब वायर में से dq चार्ज फ्लो हुआ इन द टाइम ऑफ dt सेकंड्स. वायर में से फ्लो हुआ ना, तो dq by dt विल गिव यू करंट एट दैट टाइम इन द वायर. सो dq by dt को हम लोग करंट लिख सकते हैं. इट्स अ करंट इन द वायर. ये आपको मालूम है ना, चार्ज अपॉन टाइम करंट होता है ना. सो dq by dt इज अ करंट इन द वायर. और यहाँ पे क्या है देखो, ओमेगा c E0 cos ओमेगा t. ठीक है, तो देखो करंट का एक्सप्रेशन तो आ गया. पहले तो क्या लगता है, करंट के एक्सप्रेशन में भी टाइम का टर्म है क्या? मतलब इज इट करंट डिपेंडिंग ऑन टी और नॉट डिपेंडिंग ऑन टी? डिपेंडिंग ऑन टी. मतलब फिर ये अल्टरनेटिंग करंट है. जो टाइम पे डिपेंड करेगा मतलब वो चेंज होगा टाइम के साथ, तो इट्स अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, पहली चीज तो प्रूव हो गई कि करंट कांस्टेंट नहीं है, अल्टरनेटिंग है. अब आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ. ये ओमेगा सी और ई नॉट को तो मैं ऐसे रखूंगा, ये कांस्टेंट्स है. कॉस नहीं चाहिए मुझे. क्या है, जो आपकी ईएमएफ थी ना, ईएमएफ देखो साइन के टर्म्स में है, साइन ओमेगा टी. तो करंट को भी मैं साइन में लाऊंगा, कॉस में नहीं. तो आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री, इफ यू आर गुड इन ट्रिग्नोमेट्री यू विल अंडरस्टैंड. कॉस ओमेगा टी है ना यहाँ पे, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री प्लस पाई बाय 2. Yes, sir. साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज सेम एज कॉस ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. समझा? ठीक है, तो ये देखो करंट का एक एक्सप्रेशन आ गया. काफी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करते हैं. इसमें मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि जब साइन का टर्म 1 हो जाएगा, जब ये साइन का टर्म 1 हो जाएगा, एट दैट टाइम करंट विल रीच टू मैक्सिमम वैल्यू. जब साइन 1 हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब सपोज अज्यूम करोगे साइन 1 हो गया, साइन 1 हो गया तो बाकी बचेगा क्या? ओमेगा सी ई नॉट बचेगा ना. दिस टर्म लेट्स से बिकम 1. सो राइट हैंड साइड पे बचेगा क्या? यही बचेगा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट. मैक्सिमम करंट को हम लोग I0 लिखते हैं ना, I नॉट. सो ये I नॉट है बेसिकली. ओमेगा सी ई नॉट जो ना वो I नॉट है. सो ओमेगा सी ई नॉट की जगह मैं I नॉट लिख दूंगा. तो करंट की फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगी? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. बराबर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट. ये क्या मतलब है इस एक्सप्रेशन का, इसका थोड़ा मीनिंग हम लोग समझेंगे.
बट पहले आपको चाहिए तो ये पूरा लिख लो प्लीज, फिनिश दिस डेरिवेशन फर्स्ट। हेलो सर। मैथमेटिकली, हाँ एक सेकेंड, मैथमेटिकली तो कुछ डाउट है कुछ स्टेप में तो वो पूछ लो। फिजिकली इसका मीनिंग मैं अभी बताऊंगा कि क्या मतलब है इन चीजों का, मतलब कुछ मैथमेटिकल डाउट है तो पूछो। सर वही 4th पॉइंट बताओ ना सर, 4th लाइन। ये हाँ सर। ये मैंने डेरिवेटिव लिया ना, डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। dq by dt। ओमेगा बाहर क्यों आया सर, वो बताओ ना बस एक बार। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी हो जो है ना कॉस ओमेगा टी होता है। एक बार ये डेरिवेटिव हो गया तो फिर उसके बाद जो अंदर की एंगल है, ये जो ओमेगा टी इज एंगल ना, तो अंदर की जो एंगल है ओमेगा टी, इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है ना। चेन रूल है ये मैथ्स का, चेन रूल। अच्छा सपोज तुमको इसमें अभी भी डाउट है तो एक काम करो, मैं समझा देता हूँ। इधर देख, इधर हाँ इधर ही देख एक मिनट। एक बार अगर मैं ऐसे लूँ, साइन वाई है मेरे पास, साइन वाई, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है मुझे, डी डी एक्स ऑफ साइन वाई। ये हो सकता है, कितना होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस वाई। बस हो गया ये। नहीं, उसके बाद आपको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स। नहीं मालूम है ये? नहीं है तो बोलो, मैं उसको और क्लियर कर। सर अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो बोलो, मैं इसको और क्लियर कर सकता हूँ। नहीं सर, साइन वाला समझ गया। ये वाला समझा पूरा? हाँ। तो यही तो किया है मैंने यहाँ पे, खाली y की जगह ओमेगा टी है, y की जगह ओमेगा, नीचे x की जगह t है। समझा सर, समझा समझा। हाँ, एवरीबॉडी प्लीज फिनिश इट फास्ट। हो गया फिनिश? लास्ट फॉर्मूला तक पहुंच जाओ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का हो गया अभी कंप्लीट, हो गया ना सबका? ठीक है, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट। ये करंट की फॉर्मूला मिली है, क्या आप इसमें ध्यान से देख सकते हो कि इसमें फेज कितना है करंट का? व्हाट इज द फेज ऑफ दिस करंट? फेज है ओमेगा डी प्लस पाई बाय टू। सो देखो, अगर मैं फेज की बात करूं तो ये करंट का जो फेज है, करंट का जो फेज है वो है ओमेगा डी प्लस 90। और ईएमएफ का फेज क्या था? ईएमएफ का ओमेगा टी। सो ईएमएफ हैज अ फेज ओमेगा टी, करंट हैज अ फेज ओमेगा डी प्लस पाई बाय टू प्लस 90। तो क्या लगता है, फेज दोनों का सेम है ईएमएफ और करंट का, कि कौन आगे है फेज में? हु इज अहेड इन द फेज? करंट आगे। करंट आगे है ना फेज में, कितना आगे है? हाउ मच इट इज अहेड? पाई बाय टू। पाई बाय टू आगे है, बराबर। ठीक है, इसका देखो लिटरली इसका मतलब क्या होता है मैं वो समझा देता हूँ। करंट फेज में आगे है बाय वाई बाय टू, इसका मतलब होता है कि देखो, अगर मैं एक ग्राफ पे ईएमएफ वर्सेस टाइम प्लॉट करूं, सो ईएमएफ की जो आपने फॉर्मूला यूज किया, इट इज E0 साइन ओमेगा टी लिखी है आपने। मतलब ईएमएफ जो है वो साइन के टर्म्स में ना, मतलब साइनोसॉइडल ग्राफ होगा ईएमएफ का। दिस इज अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ। ये ईएमएफ ऐसे वेरी हो रहा है, ये ई का ग्राफ है। अब यहीं पे अगर मैं करंट का ग्राफ प्लॉट करूं तो करंट को देखो आपने ऐसे करके लिखा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे देखो करंट कॉस के टर्म्स में था, फिर कॉस को आपने ऐसा करके लिखा तो साइन आ गया। तो रियलिटी में तो ऐसा है कि करंट कॉस में ना, कॉस का ग्राफ पता है कैसा होता है? कॉस अगर आता है तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, देखो दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉस। देखो जो मैंने दूसरा ग्राफ बनाया ना वो कॉस का है, मतलब कॉस जो होता है ना, यहाँ पे कॉस आ रहा है, तो जब कोसाइन आता है, कॉस आता है, तो ग्राफ है ना ऊपर से 1 से स्टार्ट होके फिर नीचे गिरता है ऐसे। ये तो ये जो ग्राफ है ना, ये करंट का है। करंट का ग्राफ कोसाइन जैसा होगा और जो ईएमएफ है उसका ग्राफ साइन जैसा होगा। ठीक है, तो देखो दोनों ऐसे नहीं है कि दोनों एक साथ चेंज नहीं हो रहे। जब करंट पीक पर है उस टाइम पे ईएमएफ पीक पर नहीं है, ईएमएफ 0 पे है। जब ईएमएफ पीक पे आएगा, जब ईएमएफ पीक पर है तब करंट 0 पर है। देखो यहाँ पे जब ईएमएफ पीक पर है तब करंट 0 पर है।
तो इसको बोलते हैं कि इन दोनों में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है। जब दो चीजों में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है तो ऐसा ग्राफ मतलब दोनों चीजों का आएगा। ये ई वर्सेस आई का ग्राफ है, ई और आई दोनों एक ही ग्राफ में। हम लोग ने ऐसे सेम ग्राफ रेजिस्टेंस वाले केस में बनाया था, प्योर रेजिस्टेंस में। ये प्योर कैपेसिटर वाले केस में है, ठीक है। तो इसमें याद रखो कौन लीडिंग है, मतलब फेज में कौन आगे है, करंट की ईएमएफ? करंट आगे है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को पता है ये चीज भूल जाती है, एज द टाइम पासेस भूल जाता है कि कौन आगे था कौन पीछे था। मतलब सर मुझे क्या याद रहेगा कौन आगे कौन पीछे, भूल जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा तकलीफ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कौन आगे कौन पीछे है। इनकेस आपको लगता है सर मैं तो भूल जाऊंगा, तो आपको मैं एक याद करने के लिए एक तरीका बता देता हूँ। आप ये एक वर्ड याद करो, क्या है? आइस। आइस मतलब बर्फ, है ना? ये वर्ड तो याद हो जाएगा। आइस का फुल फॉर्म मालूम है आपको? आइस का, ये जो आईसीई आइस, इसका फुल फॉर्म होता है, ये जो सी है ना, सी मतलब कैपेसिटर और ये आई मतलब करंट, और ये ई दिख रहा है, ई मतलब ईएमएफ। तो ये कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर वाले केस में, इसमें देखो मैंने आई पहले लिखा है कि मैंने ई पहले लिखा है? क्या लिखा है स्पेलिंग में? पहले कौन लिखा है मैंने? आई। आई पहले लिखने का मतलब है कि आई लीड कर रहा है, और मैंने ई सबसे लास्ट में लिखा है। ई लास्ट में लिखने का मतलब है ई लैगिंग है, ई मतलब पीछे है। फेस में जो आगे है वो आई है, फेस में जो पीछे है वो ई है। और किसके केस में? रेजिस्टेंस के केस में कि कैपेसिटर के केस में? कैपेसिटर। इसलिए ये आर का मतलब है कैपेसिटर, सॉरी सी का मतलब है कैपेसिटर। तो अगर आप ये वर्ड याद करोगे ना आइस, तो उसको याद आ जाएगा कि कैपेसिटर के केस में आई पहले होता है, ई बाद में होता है। मतलब करंट इज लीडिंग एंड ईएमएफ इज लैगिंग। समझा ये? सो आप बना लो प्लीज, और ग्राफ बनाने के बाद आप नीचे खाली एक स्टेटमेंट लिख दो, इन ऑफ कैपेसिटर। मैं स्टेटेड कर रहा हूं, स्टेटमेंट लिखो जल्दी से। इन केस ऑफ कैपेसिटर current is leading in phase. In case of capacitor, current leading in the phase by 90 degree. मैं रिपीट कर रहा हूं, in case of capacitor the current is leading in the phase by 90 degree. हेलो सर। लीड करा मतलब ईएमएफ 90 डिग्री पीछे है, ऐसे। सर आपका आवाज नहीं आया। नहीं आया? आया सर। जिसका नहीं आया, जिसको नहीं आया, अभी आ रहा है तेरे को आवाज? हाँ सर। तो मैंने खाली इतना ही बोला, ऐसे लिख दो, इन केस ऑफ कैपेसिटर, ऐसे लिखो जल्दी से। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट इज लीडिंग इन द फेज बाय 90 डिग्री। करंट इज लीडिंग इन द फेज बाय 90 डिग्री। सर ईएमएफ का हम लोग ने कॉस ग्राफ क्यों लिया है सर? ईएमएफ का कॉस ग्राफ नहीं लिया, करंट का जो ग्राफ है वो कॉस वाला है। हाँ सर, वो तो साइन वाला है। ये जो ग्राफ है ना वाला, जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, इसको साइन वाला ग्राफ कहते हैं। जीरो से जो स्टार्ट हो रहा है, ये ग्राफ ईएमएफ का है। जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वो कोसाइन वाला ग्राफ होता है। जो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वो कोसाइन वाला होता है, वो करंट का है। सर एक बार करंट का हम लोग ने कोसाइन क्यों लिया, एक बार फिर से बताओ ना। ये क्या है देखना, ये यहाँ पे करंट कॉस करंट कोसाइन में था, फिर मैंने इसको कन्वर्ट करके साइन की फॉर्म में लिखा जस्ट, लेकिन आया कोसाइन में था। ये देखना, ये भी तो करंट का ही ग्राफ है ना, करंट का ही एक्सप्रेशन है। यस सर। हेलो सर। हाँ सर मतलब करंट कैपेसिटर पे डिपेंड करता है ना, वो आई नॉट आपने उधर लिखा है तो ओमेगा सी और ई। हाँ, ये आई नॉट की वैल्यू है सर। तो वो स्टार्टिंग में इसीलिए जबकि ईएमएफ नहीं देते तो करंट होता, इसीलिए वो कैपेसिटर की वजह से। ठीक है, मैं समझा देता हूँ वो चीज। देखो अभी कुछ स्टूडेंट को ऐसे डाउट आ सकता है कि सर ये मैथमेटिकल, सुनो ध्यान से, मेरा डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट को ऐसा डाउट आएगा कि सर मैथमेटिकली तो मुझको समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट, ग्राफ भी मेरे को समझ में आ गया। ग्राफ में एक चीज मेरे को दिख रही है कि जब ईएमएफ जीरो है, देखो यहाँ पे ईएमएफ जीरो है,
जिस मोमेंट पे ईएमएफ 0 है उस मोमेंट पे करंट तो पीक पे दिख रहा है। तो ये कैसा हुआ आपके बिना ईएमएफ के, ईएमएफ तो 0 है, करंट उस मोमेंट पे पीक पर दिख रहा है मुझे। तो फिजिकली इसका क्या मतलब है? 90 डिग्री अहेड है, इसका मतलब फिजिकली क्या है? फिजिकली देखो, अब मैं समझा देता हूँ इसका चीज। देखो जब ये ईएमएफ 0 है, लगभग 0 है, उस टाइम देख रहे हैं करंट लगभग पीक पर है। ये क्या है चीज पता है? देखो जब ये एकदम स्टार्टिंग में आप करते हो ना, जब स्टार्टिंग में एकदम ईएमएफ 0 होती है, जस्ट सपोज ये अभी बिगिन कर रहे हो आप, आपने अभी सर्किट को अभी अभी ऑन किया है, उस टाइम पे आपको याद है कैपेसिटर की जो ये दोनों प्लेट्स हैं वो फुली डिस्चार्ज थी ना, मतलब कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर की प्लेट पे, तो कैपेसिटर की प्लेट्स फुली डिस्चार्ज थी। जैसे ही आप ईएमएफ कनेक्ट करोगे ना, एज सून एज यू कनेक्ट दिस ईएमएफ, इवन दो ईएमएफ बहुत कम रहेगा स्टार्टिंग में, लेट्स से ईएमएफ ऑलमोस्ट 0 है, तो भी क्या होगा, करंट बहुत रैपिडली फ्लो होगा, चार्जेस बहुत रैपिडली फ्लो होंगे, क्योंकि ये प्लेट्स खाली पड़ी है, दिस प्लेट्स आर एम्प्टी, तो बहुत इजीली चार्जेस फ्लो होके इस पे डिपॉजिशन चालू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही जब ईएमएफ बहुत ही कम है, इवन दो ईएमएफ बहुत कम है, 0 है ऑलमोस्ट इन द बिगिनिंग, तो भी इलेक्ट्रॉन बहुत रैपिडली फ्लो होंगे, क्योंकि ये मेटल की जो प्लेट्स है ना वो खाली पड़ी है, कैपेसिटर प्लेट्स आर एम्प्टी, तो एम्प्टी प्लेट्स तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगी ना अपने ऊपर, एम्प्टी पड़ी है, तो ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, मतलब बहुत हैवीली करंट मिलता है। इवन दो ईएमएफ ऑलमोस्ट 0 है, करंट इज हैवी, मतलब ईएमएफ 0 है भले, मतलब उसके आसपास 0 के आसपास है, करंट हैवी मिलता है। अब कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर ये तो ओम्स लॉ के अगेंस्ट है, ईएमएफ नहीं दे रहा फिर भी करंट मिल रहा है। हाँ बराबर है, ये ओम्स लॉ नहीं है। क्यों नहीं है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ रेजिस्टेंस फॉलो करती है, रेजिस्टेंस फॉलो ओम्स लॉ, कैपेसिटर फॉलो नहीं करते। ये ओम्स लॉ की गलती मत करना। ईएमएफ सबसे कम है तो भी करंट सबसे ज्यादा मिल रहा है उस पॉइंट पे, मतलब जब ईएमएफ ऑलमोस्ट 0 है, स्टार्टिंग हो रही है ईएमएफ की, तब भी हैवी करंट मिलता है, मतलब करंट आगे निकल गया, करंट पीक पे पहुंच गया। जो पहले पीक पे पहुंचता है ना, ईएमएफ और करंट में से जो भी पहले पीक पे आता है, सबसे पहले जो पीक पे पहुंचता है वो लीड करता है, जो बाद में पीक पे आता है वो लैग करता है। ठीक है, थोड़ा आइडिया समझा? थोड़ा आइडिया रखो इसका। ठीक सर एक सेकंड पूरा पेज दिखाओ ना। कौन सा? हाँ यही सर, पेज दिखाओ, थोड़ा नीचे करो बुक और बस। सर ईएमएफ का हम लोग ने ये वाला साइन क्यों लिया, वो बताओ ना, बाद में साइन हो गया इसलिए। अरे ये क्या है, ये देखना, ये अच्छा ये क्यों लिया, ये चाहिए, ऐसा क्यों लिया ये? नहीं वो तो आपने सब पहले बताया था ना। हाँ क्या बाकी नहीं समझा? तेरा नहीं डाउट नहीं क्या है? समझ गया। अच्छा खुद ही पूछते हो, खुद ही क्लियर हो जाता है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा इज इट ओवर? ये देखो बेटा, ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक बार में बता दिया आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके ऊपर। खुद भी एक दो बार पढ़ोगे ना, वो आपने एचसी वर्मा ओपन किया उसमें से पढ़ा, ये टेक्स्ट बुक ओपन करके पढ़ लिया, एक दो बार कहीं से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। वन टाइम में इतना क्लियरिटी नहीं आता है, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। सेकेंड टाइम पढ़ोगे ना तो कुछ और डाउट्स निकलेंगे, तो उसको फिर क्लैरिफाई करोगे, तब जाके थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, इसे फर्स्ट वन टाइम में नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, सो आपको ये समझ गया करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री से बाय दिस। चलो मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, थोड़ी सी चीज बाकी है। एनीबडी रिमेंबर्स इसमें आई नॉट की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी? आई नॉट कितना था? आई नॉट वाज ओमेगा सी ई नॉट, याद है? आई नॉट वाज ओमेगा सी इंटू ई नॉट। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं ऐसे करूँ ना कि ई नॉट, इसमें से आप फाइंड करो ई नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू। इफ यू डू इट लाइक दिस, ई नॉट अपॉन आई नॉट, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो नहीं? हाँ, सो अभी ध्यान से देखो, ये ई नॉट अपॉन आई नॉट है। ई नॉट इज द मैक्सिमम ईएमएफ दैट वी कैन गिव टू द सर्किट, आई नॉट इज अ मैक्सिमम करंट। ठीक है, सो एक बात एक्चुअली यहाँ पे ओम्स लॉ तो फॉलो नहीं हो रहा है, मैंने आपको ऐसे बोला कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है मतलब जब ईएमएफ होगा ही नहीं, ईएमएफ 0 है, तब भी मुझे करंट पीक पे मिल रहा है ऑलमोस्ट। सो ओम्स लॉ तो फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी एक बात है, अगर मैं यूनिट्स को खाली देखूं, इफ आई लुक एट द यूनिट्स, इसलिए ये जो ई है, ई मतलब ईएमएफ, इसका यूनिट वोल्ट होता है, और ये जो आई है, आई मतलब करंट, इसका यूनिट एम्पियर होता है। तो इज इट लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड जो है, इज इट वोल्ट अपॉन एम्पियर ना? यूनिट क्या होगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर।
वोल्ट अपॉन एम्पियर मतलब ओम्स होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ओम्स। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ई बाय, इसका यूनिट क्या होगा, ओम्स होगा। मतलब ये इसका यूनिट ओम्स है, ई अपॉन आई का जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस। तो ध्यान से देखो क्या होता है, सर्किट का ई अपॉन सर्किट का आई अगर आप करोगे ना, ई अपॉन आई, तो ये एक टाइप की रेजिस्टेंस ही मिलती है सर्किट की। सी एक सिंपल रूल है, इफ यू टेक एनी सर्किट, the EMF of that circuit, EMF on that circuit divided by current in that circuit अगर आप करोगे ना, so you will get a kind of a resistance of that circuit, सर्किट की रेजिस्टेंस मिलती है। यहां पर भी ऐसा फॉलो होगा, E अपॉन आई से रेजिस्टेंस ही मिलेगी सर्किट की, तो E अपॉन आई करके आपको सर्किट की रेजिस्टेंस मिलती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सर्किट है ना, ये सर्किट है हमारा, इसमें रेजिस्टेंस तो मैंने कनेक्ट ही नहीं की है। इज देयर एनी रेजिस्टेंस शोन इन द सर्किट? नो। मैंने यहाँ पे देखो अज्यूम किया कि ये प्योर कैपेसिटर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट की। ठीक है, जब हमने केवीएल अप्लाई किया, इट वाज विद अजम्पशन कि रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट की। सो ई अपॉन आई से एक रूल तो यही है कि ई अपॉन आई से रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन सर्किट में रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो ये कौन सी रेजिस्टेंस मिलेगी? ध्यान से देखो, ई अपॉन आई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ई अपॉन आई से सर्किट की रेजिस्टेंस ही मिलती है हमेशा, तो ई अपॉन आई को मैं एक्सएल लिख देता हूं, एक्सएल, सॉरी एक्ससी, एक्ससी, ठीक है। ई अपॉन आई को मैंने एक्ससी लिख दिया, क्या है एक्ससी, वी विल डिस्कस ऑन इट। ई अपॉन आई को मैंने एक्ससी लिख दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्ससी? वैल्यू ऑफ एक्ससी इज 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब आपको डाउट आएगा ये एक्ससी क्या चीज है। देखो एक्सी जो है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, मतलब रेजिस्टेंस के जैसा। ई अपॉन आई से एक्सी मिला, एक्सी इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट जो रेजिस्टेंस आपको ऑफर कर रहा है ना, वो रेजिस्टेंस एक्सी है। एक्सी इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट। तो अब आपको डाउट आएगा कि सर इस सर्किट में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, आप लोग ने तो बोला रेजिस्टेंस है ही नहीं इस सर्किट में। आई एग्री, रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में ऐसा है कि आपको लगता है यही रेजिस्टेंस होती है एक। रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन ना, ऑपोजिशन गिवन टू द सर्किट। तो एक्सी जो है ना, एक्सी इज अ ऑपोजिशन गिवन बाय द सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट। अब यहां पर ऑपोजिशन कौन देगा वो बता देता हूं। एक बार बताओ, जब ये करंट फ्लो होगा सर्किट में, जब भी ये चार्जेस फ्लो होंगे, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है, एक बार बताओ, सपोज कैपेसिटर के ऊपर थोड़ा सा चार्ज है, कैपेसिटर के ऊपर थोड़ा सा चार्ज है, अब और चार्ज उसके ऊपर आ रहा है, तो जो और चार्ज आएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चार्जेस हैं प्लेट के ऊपर, वो उसको अपोज नहीं करेंगे इनकमिंग चार्ज को। थिंक कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर ऑलरेडी एक चार्ज है, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर ऑलरेडी थोड़ा चार्ज है, अब थोड़ा और चार्ज आ रहा है बाहर से और उसके ऊपर स्टोर हो रहा है, तो जो इनकमिंग चार्ज है, विल इट बी अपोज्ड बाय द चार्जेस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द प्लेट? होंगे सर। तो ठीक है, मैं वापस एक बार बोल देता हूं, plate has some positive charge, this plate has some positive charge, and now some other positive charge is also coming on the plate. So the charge which is coming on the plate, will it be opposed by the charge which is already present on the plate? है ना, तो वो ऑपोजिशन आप गिनते ही नहीं हो ना, वो भी तो एक ऑपोजिशन है। तो उस ऑपोजिशन की वजह से जो ऑपोजिशन मिलेगी ना, ये चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, वो ऑपोजिशन जो है ना, दैट ऑपोजिशन इज मेजर्ड बाय एक्सी। एक्सी उसी ऑपोजिशन को मेजर करता है, मतलब अगर वो ऑपोजिशन ज्यादा होगी तो एक्सी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक्सी मेजर्स दैट ऑपोजिशन। तो उस ऑपोजिशन को अब आप रेजिस्टेंस बोलो या कुछ भी बोलो, ये ऑपोजिशन है, एक्सी मेजर्स द ओवरऑल ऑपोजिशन गिवन टू द सर्किट। ठीक है, तो ये कैसे मिलती है? जब भी आप किसी सर्किट का ईएमएफ डिवाइड बाय करंट करते हो, तो वो ऑपोजिशन हमको मिल जाती है। ठीक है, सो XC is given by this formula। XC का नेम बता देता हूं मैं अभी, इसको हम लोग रेजिस्टेंस तो नहीं बोलते हैं, we don't call it as a resistance, क्योंकि रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है जो यहाँ पर नहीं है। XC का एक अलग नेम रखा गया है। ठीक है, XC के लिए मैं पहले लिखूं कि XC जो है ना, XC is
kind of opposition, एक काम करो स्टूडेंट, XC के बारे में डिक्टेट कर देता हूं, मैं लिख रहा नहीं हूं, डिक्टेट कर देता हूं, आप पहले ये नोट डाउन कर लो, देन आई विल डिक्टेट अबाउट XC। पहले ये नोट कर लो। नोट हो गया? अब XC के बारे में जो मुझे जो लिखवाना है मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो, ओके लिखो, ऐसे लिखो, द क्वांटिटी XC, the quantity XC measures, the quantity XC measures the overall opposition, measures the overall opposition offered by, measures the overall opposition offered by capacitor, offered by capacitor to the alternating current, to the AC लिख सकते हो, to the alternating current। एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा है आपने। कैपेसिटर जो ऑपोजिशन देगा ना, वो ओवरऑल ऑपोजिशन जो है वो XC से मेजर होती है, मतलब हायर द XC, हायर इज द ऑपोजिशन गिवन बाय कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, अब मैं XC का नेम लिखवा देता हूँ, नेम ऑफ XC। XC is known as, XC is known as XC is known as, हाँ, XC का नेम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। See, this is the name of the XC, मैंने स्क्रीन पे लिखा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, क्या नेम है XC का? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ठीक है। थोड़ा अजीब नेम रखा हुआ है, आप थोड़ा सोचेंगे सही ऐसा अजीब नेम क्यों है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? कैपेसिटिव तो मतलब रिलेटेड टू कैपेसिटर, क्योंकि ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है इसलिए इसका नाम कैपेसिटिव है। रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस मतलब एक टाइप से रिएक्शन, ये कैपेसिटर का रिएक्शन है, ठीक है। आपने कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर करने की कोशिश की तो कैपेसिटर का जो रिएक्शन है उसके लिए वो रिएक्शन ये XC है, मतलब इट्स अ रिएक्शन गिवन बाय द कैपेसिटर, इसका नाम रखा हुआ है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट ये सब भूल जाते हैं, कितना भी बताओ, ना ये नाम याद रहता है, ना XC का इंपॉर्टेंस याद रहता है, ना XC का यूनिट याद रहता है। किसी को याद है यूनिट क्या है XC का? एनीबॉडी? ओम, ओम्स यूनिट है, ठीक है, तो वो लिख दो वो भी, SI यूनिट ऑफ XC इज ओम्स। अब जिस चीज का यूनिट ओम होगा तो वो तो एक टाइप की रेजिस्टेंस ही होगी ना, समझा? तो काफी लेंथी डिस्कशन किया हमने, एंड दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। ये वो टॉपिक हो गया, AC सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, ठीक है। हाँ बोलो। हर बार तो अपोज नहीं करेगा ना वो, मतलब जब उसका पॉजिटिव हुआ, देखो हर बार अपोज करेगा, सुनो सुनो मैं बताता हूँ, जब चार्जिंग होगी ना तब अपोजिशन देगा, जब डिस्चार्जिंग होगी तब अपोजिशन नहीं देगा वो, कि डिस्चार्जिंग टाइम पे तो चार्ज निकलते जाता है ना, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स में से चार्ज निकल रहा है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे ऑपोजिशन नहीं देता है, चार्जिंग के टाइम पे देता है। हाँ, तो ये ओवरऑल ऑपोजिशन है, मतलब ये XC ओवरऑल ऑपोजिशन है, मतलब अगर ऑपोजिशन देगा तो कितनी देगा, दैट इज XC। हेलो सर। हाँ बोलो सर, आपने बोला चार्जिंग के टाइम ऑपोजिशन देगा सर वो, हाँ। सर लेकिन जब डिस्चार्ज होगा तब जो अल्टरनेट रहेगा कैपेसिटर साइड वो चार्ज होगा सर, तो वहां पे भी तो रेजिस्टेंस मिलेगा ना उसको? सुनो, सपोज ये देखो, ये सपोज ऑलरेडी कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, इट्स ऑलरेडी चार्ज। अब क्या होगा, सपोज अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले ऐसे
और इलेक्ट्रॉन जाके इन पॉजिटिव वाले चार्जेस के साथ मीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल न्यूट्रलाइज विद दिस पॉजिटिव चार्जेस। उस टाइम पे कौन किसको अपोज करेगा? अगर इस प्लेट से वो जाके पॉजिटिव से मिलेंगे, वो ऑपोजिशन थोड़ी पॉजिटिव तो उसको अट्रैक्ट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को। डिस्चार्जिंग के टाइम पे ऑपोजिशन नहीं मिलता है, इनफैक्ट कैपेसिटर सपोर्ट करेगा करंट को फ्लो होने में, ठीक है। जब चार्जिंग करते हो उस टाइम पे कैपेसिटर अपोज करता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, जिनको अभी भी थोड़ा डाउट है ना सर, ये अभी भी उतना क्लियर नहीं है, तो मैं चलो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। एक बात बताओ, आपको ये याद है कैपेसिटर में अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया और ये नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है क्या, दोनों प्लेट्स के बीच में? हाँ सर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है क्या, कि खाली मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो आप ऐसे सोचो कि जब चार्जिंग होती है ना, व्हेन चार्जिंग इज गोइंग ऑन, उस टाइम पे ऑपोजिशन मिलती है। चार्जिंग के टाइम पे कैपेसिटर उसको अपोज करता है, तो वो ऑपोजिशन के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। वी हैव टू डू वर्क टू डिपॉजिट द चार्ज ऑन दिस। वो वर्क ही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब डिस्चार्जिंग होती है तो मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होती जाएगी कि वीक होती जाएगी? जैसे जैसे डिस्चार्ज होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही है, मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी वीक होती जा रही है, एनर्जी भी निकलती जा रही है। तो उस टाइम पे एनर्जी निकलती जाती है, ऑपोजिशन नहीं मिलती है, एनर्जी इनफैक्ट जो स्टोर है वो निकलती जाती है बाहर। मैं इस पे हम लोग आएंगे आगे, इसके ऊपर भी एक टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वगैरह पे। सर एक सेकंड पेज, लेट मी गो अहेड नाउ, थोड़ा आगे बढ़ने दो प्लीज, बहुत डाउट्स निकलते हैं आप लोग के। नेक्स्ट पीछे का पेज। अरे यार कितना है लिखवाना, इतना टाइम तो दिया था लिखने के लिए, और कितना लिखोगे? कि दिया था हो ना गया टाइम। सर, हाँ सर वो डाउट था एक छोटा, हो गया। थोड़ा कम रखो डाउट यार, 10th में कुछ पूछ रहे हैं, अभी 11th में इतने डाउट्स, 12th में नहीं। मैं एंग्री नहीं हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सिलेबस भी तो कवर करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट है AC सर्किट। नेक्स्ट एक हेडिंग डालो ये, कंटेनिंग प्योर। हाँ, सबसे पहले आपने प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, याद है? प्योर रेजिस्टेंस किया था, फिर हमने प्योर कैपेसिटर किया, अब आएगा प्योर इंडक्टर। बस ये तीन ही है, तीन ही ये एलिमेंट्स होते हैं, ये थर्ड एंड लास्ट है। AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टर? याद है इंडक्टर किसको बोलते हैं? इंडक्टर सोलेनॉइड को, यस। हाँ सर, कॉइल सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को बोलते हैं, कॉइल को भी बोल सकते हैं, ऐसा ही है। अब ध्यान से सुनो, ये एक सोलेनॉइड ही है बेसिकली, आप इसको सोलेनॉइड बोल सकते हो। इसको ऐसे कनेक्ट किया और इससे, दिस इज अ सर्किट ऑफ AC सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर, ठीक है। अब देखो प्योर इंडक्टर क्या होता है वो थोड़ा समझा देता हूँ। इमेजिन ये सोलेनॉइड है ना, इसको सपोज ओपन किया आपने, इसको आपने ओपन किया, मतलब ये राउंड राउंड है ना, इसको सीधा कर दिया इसको, तो एक वायर बन जाएगी ना, उस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। प्योर इंडक्टर मतलब, इसमें प्योर इंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होती है। रेजिस्टेंस नहीं है उसी को प्योर बोलते हैं, नो रेजिस्टेंस। तो मतलब सोचो ये इमेजिनरी है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, इट्स जस्ट इमेजिनेशन, इट्स माय इमेजिनेशन, कि अगर इस वायर को, ये जो स्प्रिंग है ना, इसको अनकॉइल किया, मतलब उसको सीधा कर दिया, खोल के, सीधा करने में, खोलने पे ये क्या बन जाएगी? एक लंबी वायर बन जाएगी। वो वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मटेरियल का, जूल्स हीटिंग नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसा कॉइल जिसका एक्चुअली में वो मटेरियल रेजिस्टेंस नहीं है, जूल्स हीटिंग होती है ना, वो जूल्स हीट बनती है रेजिस्टेंस की वजह से, वो हीट नहीं बनेगी क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी चीज को प्योर इंडक्टर कहते हैं। नो डाउट ये इमेजिनरी है क्योंकि हर वायर की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। फिलहाल हम लोग वो नहीं ले रहे हैं रेजिस्टेंस, तो मतलब इस कॉइल की कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है उसी को बोलते हैं प्योर इंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं है मतलब इसमें हीट नहीं बन सकती है फिर, ठीक है। तो अब कोई डाउट आएगा, सर इसका रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब करंट को कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, फिर तो करंट जब फ्लो होगा तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा, है ना? नहीं, एक दूसरे टाइप की रेजिस्टेंस मिलेगी इसको।
आपको क्या लगता है इस कॉइल में बैक ईएमएफ बन सकता है कि नहीं? जब इसमें से आप बैक ईएमएफ याद है बैक ईएमएफ? हाँ सर। बैक ईएमएफ भी तो अपोज करता है ना, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ बैक ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ फ्लक्स। इसमें बैक ईएमएफ बनेगा, बैक ईएमएफ ऑपोजिशन देगा, वो ऑपोजिशन रहेगी, ठीक है? तो ऑपोजिशन विल बी देयर बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन रेजिस्टेंस वाली ऑपोजिशन नहीं है इसमें, ठीक है? तो उसको बोलते हैं प्योर इंडक्टर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्योर इंडक्टर मतलब ये चीज, रेजिस्टेंस जीरो, दैट इज कॉल्ड प्योर इंडक्टर, ठीक है? तो चलो अभी मैं क्विकली इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें देखो जैसे अभी कनेक्ट करोगे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ईएमएफ है ना, द ईएमएफ को चलो मैं ऐसा लिख देता हूँ E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा लिख दिया है, जस्ट कुछ भी हो सकता है ये, ईएमएफ लिख दिया है, तो इसमें से करंट फ्लो होना चालू करेगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि ईएमएफ अल्टरनेटिंग है, ईएमएफ इज अल्टरनेटिंग इन द नेचर, तो करंट भी अल्टरनेटिंग ही बनेगा। करंट अल्टरनेटिंग है मतलब करंट विल चेंज थ्रू दिस सोलेनॉइड। अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सोलेनॉइड भी चेंज होंगे ना, और फ्लक्स पासिंग थ्रू सोलेनॉइड चेंज होंगे मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू एवरी टर्न, ये देखो एक टर्न है ना, ये फ्लक्स पासिंग थ्रू एवरी टर्न विल चेंज, सो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दिस। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है ना इसमें, उसको मैं लिखूंगा ई बैक, ई बैक, ठीक है? अब एक अज्यूम करो, एक अजम्पशन लेते हैं, इट्स जस्ट अजम्पशन कि ये माइनस है ये प्लस है। प्लीज आप जब ड्रॉ करोगे तो ये माइनस प्लस ड्रॉ मत करना, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ खाली मैं। अज्यूम करोगे ये माइनस है ये प्लस है, यू डोंट ड्रॉ दिस, ठीक है? तो प्लस टर्मिनल से करंट ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे आ रहा है। नाउ अज्यूमिंग कि ये जो करंट है ना वो ग्रो हो रहा है, दिस करंट इज इंक्रीजिंग, अभी ये ग्रोइंग स्टेज में बढ़ रहा है अभी, तो जब करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे, फ्लक्स इंक्रीज होंगे मतलब फ्लक्स चेंज होंगे। जब भी फ्लक्स चेंज होते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ। हाउ वी विल डिस्कस डायरेक्शन ऑफ दिस ईएमएफ? ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ठीक है? देखो इधर जब प्लस होगा ना इधर माइनस, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ईएमएफ है ना, ये ईएमएफ इस ईएमएफ को अपोज कर रही है। देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे जाओ, मतलब ये अपोज कर रही है इसको, ठीक है? तो ऐसे ही इधर प्लस माइनस आएगा। ये मैंने एक बार पहले भी बताया था कि प्लस माइनस कैसे होता है। प्लस इधर होगा ना, दिस इज लाइक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस करंट ऐसा बनेगा, प्लस ऐसा इंड्यूस करंट बनेगा। ये इंड्यूस करंट आपका जो ये मेन करंट है इसको ऑपोजिशन देगा, ठीक है? इसकी ग्रोथ को अपोज करेगा। तो ये प्लस माइनस थोड़ा समझ के लो, ऐसे बनाना है, ठीक है? अब इसमें अगर मैं केवीएल लगाऊं, यहाँ पे हमको केवीएल ही लगाना है, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एनीबॉडी केवीएल आता है ना? यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से माइनस टू प्लस गया मैं, फिर ऐसे गया ऐसे, अब मैं प्लस से माइनस जा रहा हूं, हो गया फिनिश्ड। यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस होती ना तो एक टर्म और आ जाता, पता है केवीएल में ये टर्म आ जाता, याद है ये टर्म भी आता है केवीएल में, I इंटू आर भी V होता है ना, तो लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, I इंटू आर वाला कोई टर्म नहीं आएगा, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। केवीएल लगाया मैंने, इसको तो शिफ्ट करो, ठीक है? तो अगेन वही चीज मिल रही है जो आपको मालूम है, वही चीज मिल रही है। क्या मालूम है आपको? मैंने पहले बताया नहीं था कि वोल्टेज अक्रॉस दिस विल बी इक्वल टू दिस वोल्टेज, जितना यहाँ पे होता है उतना ही ये होता है ना, वही प्रूव हो रहा है। जितना ईएमएफ अप्लाइड है उतना ही है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ई बैक उतना ही है, ठीक है? ये पहले भी एक बार बता चुका हूं मैं, ठीक है? अब ई बैक की मैग्नीट्यूड डालो खाली, ई बैक कितना होता है? किसी को याद है कि सोलेनॉइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी कोई फॉर्मूला याद है ई बैक की? सेल्फ इंडक्शन में बताई थी, सेल्फ इंडक्शन के टाइम पे। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर ई बैक? नहीं याद होगा, आई एम श्योर। ये होती है माइनस I by D। हाँ, माइनस एल डी आई बाई डी टी, याद है? इधर हम लोग प्लस में ले लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, उसकी जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे माइनस ई बैक ले चुका हूँ। एक बार ये आपने यहाँ पे केवीएल में माइनस प्लस ले लिया ना, उसके बाद खाली मैग्नीट्यूड डालना होता है।
देखो आई एम गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, इसलिए माइनस मैंने ऑलरेडी डाल दिया। अब खाली वैल्यू डालनी होती है, फिर से माइनस नहीं डाला जाता है, ठीक है। अगर आप फिर से माइनस डालोगे तो अल्टीमेटली इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो गया, फिर तो वो नहीं है अलाउड। सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है इस बार, मैग्नीट्यूड यही था शायद, एल डी आई बाई डी टी, वैल्यू डालनी है सिर्फ, ठीक है। सो ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी आ गया। चेक करो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमको वही करना है, हमको करंट को फाइंड करना है, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट एनी टाइम टी, करंट कितना है किसी भी टाइम पे वो फाइंड करना है। और बाद में हमको ये देखना है कि करंट लीडिंग है कि ईएमएफ लीडिंग है, वो देखना है खाली, कौन लीडिंग है फेज में। तो इसको देखो दो तरीके हैं। अब मैं यहाँ पे अगर ई को पुट करूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू ये होती है ना, ये ई डाल दूं और उसमें से मैं आई निकालूं तो भी चलेगा। यहाँ एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है कि मैं आई को कुछ डाल दूं, अपने मर्जी से आई को डाल दूं और फिर ई को निकालूं, ठीक है। दोनों चलते हैं, आई को पुट करके ई निकालो या ई को पुट करके आई निकालो, दोनों चलता है। यहाँ पे देखो ई और आई दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन ज्यादा इजी तरीका क्या होगा, ज्यादा इजी तरीका ये है कि आप आई को पुट कर दो, मोर इजी इज यू पुट द आई। यहाँ पे आई को पुट करेंगे ना तो उसका डेरिवेटिव लेना इजी है, ई मिल जाएगा। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, लिसन, आज मैं आई को पुट कर रहा हूँ और ई को निकालता हूँ। तुमको नहीं समझेगा तो कल हम लोग उल्टा करेंगे, कल हम लोग ई को डाल के आई निकालेंगे, दोनों से होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम कि जो ये आई है ना वो आई इतना है, देखो इट इज माई अजम्पशन कि आई इतना है, कितना, आई 0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे आपने, हाँ मेरा अजम्पशन है ये, आई इतना है। तो आई का फेस कितना लिया है मैंने, एनीबॉडी, व्हाट इज द फेस दैट आई हैव टेकन फॉर आई, ओमेगा टी। ठीक है। अब आपको तो डेरिवेटिव तो आता है ना लेने, डेरिवेटिव तो आता है एटलीस्ट, इसका डेरिवेटिव आप खुद लो। आई 0 कांस्टेंट होता है, आई 0 को बाहर ले लेना, प्लीज टेक इट्स डेरिवेटिव। तो बताओ क्या आएगा, ई इक्वल्स टू क्या आएगा, बोलो एनीबॉडी, डायरेक्ट L I naught cos और उसके बाद क्या होगा, अंदर का जो डेरिवेटिव भी होगा ना, ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा आएगा, ऐसा आएगा, देखो बात समझे। अब जैसे आपने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था वैसे कर सकते हो। याद है ये कॉस है, अगर ये कॉस है तो कॉस को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 90। अगले स्टेप में आप क्या करो, अगले स्टेप में कॉस की जगह साइन लिखो, कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिखो, इसको कर सकते हो इतना, ठीक है। तो आज पहले ये फिनिश करो, ड्रॉ दिस डायग्राम, डायग्राम थोड़ा मेसी हो गया, आप थोड़ा क्लीन बनाओ इसको। प्लस माइनस देने की गलती मत करना, नेवर राइट प्लस माइनस, वो अलाउड नहीं है। ये ड्रॉ करो और इतना लिख लो और लास्ट में कॉस को साइन के टर्म्स में लिखो, आज इतना कर लो पहले। हेलो सर। हाँ जी सर वोल्टेज सेम रहेगा तो भी करंट फ्लो होता है ना? करेगा, क्या होता है पता है, सपोज रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू द ईएमएफ। होता है यही है, वोल्टेज अक्रॉस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये तो पता होगा शायद, दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इक्वल टोटल वोल्टेज होता है ये एक्चुअली। लेकिन अब लोग यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये दोनों देखो इक्वल हुए ना, फिर अप्लाइड वोल्टेज एंड सोलेनॉइड का। तो आप बोलेगे फ्लो कैसे होगा, देखो ये बैटरी है, ये जो सोलेनॉइड है वो बैटरी नहीं है, सोलेनॉइड कुछ वोल्टेज नहीं देगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सोलेनॉइड विल बी इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ। देखो अगर आपको
बहुत ही सिंपल मीनिंग चाहिए ना, अगर इसका बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो आपने ये पता है वोल्टेज होता क्या है एक्चुअली? वोल्टेज मतलब एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज और एनर्जी विच इज गेन बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, उसको वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जब 1 कूलम्ब का चार्ज बैटरी में से जाएगा ना, 1 कूलम्ब का चार्ज जब बैटरी में से जाएगा तो बैटरी जितना एनर्जी देगा दैट इज ईएमएफ, और जब यहां पर जाएगा तो उतना ही वो एनर्जी लॉस करके आएगा। देखो ये दोनों इक्वल का मतलब है, दिस ईएमएफ इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, उसका मतलब है कि जितना एनर्जी यहाँ पर गेन होगा उतना एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ई इक्वल्स टू वी। आप क्या गलत सोच रहे हैं? आप सोच रहे हो कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल है तो करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसा नहीं है, ये दोनों वोल्टेज इक्वल है। इसका मतलब है जितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है सोर्स में से, सोलेनोइड पे लॉस हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज इक्वल। ठीक है, ओके। क्या होता है फाउंडेशन थोड़ा वीक है ना, तो इसलिए बेसिक ही नहीं पता। वोल्टेज अगर पता है तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया स्टूडेंट? ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आराम से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक खाली फिनिश कर लो आज। ओके ठीक है, तो ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, कुछ लोग ने तो ऑलरेडी ले लिया। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो। एनी डाउट? ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं फिर। Hello, Miss.